नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के मनी गुरु की इस खास पेशकश में हम आपकी टैक्स से जुड़ी हर उलझन दूर करने वाले हैं। दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम देंगे ही, साथ ही साथ आज हम बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम की या फिर टैक्स हार्वेस्टिंग लॉस कैसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत हमारे साथ है। रुचिका, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु की इस खास पेशकश में। आपसे हम बातचीत शुरू करें टैक्स हार्वेस्टिंग पर या कैपिटल लॉस की हार्वेस्टिंग क्या होती है, और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सवाल हमारे शो में शामिल हो, तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप करके अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल आईडी के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है moneyGuru@zmedia.slgroup.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582222266। @ZBusiness ट्विटर हैंडल और @ZBusiness ऑनलाइन फेसबुक पेज पर भी आप अपना सवाल अपने पूरे नाम और अपने टेलीफोन नंबर के साथ जरूर भेजिए। चलिए शुरू करते हैं मनी गुरु में टैक्स स्पेशल का आज का ये एपिसोड। और सबसे पहले रुचिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। चर्चा बहुत हुई, कई लोग जानते भी हैं, कई लोग इसका फायदा उठा नहीं पाए क्योंकि उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं है। हालांकि जब भी मार्च 31 का बेसिकली टाइम आता है, तब सबसे ज्यादा टैक्स हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक आपको इसके बारे में मालूम ही नहीं होगा, तो अगले वित्त वर्ष में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा इस पर एक छोटी चर्चा आपके साथ करें। सबसे पहले टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है? बिल्कुल स्वाति, देखिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जब हम कैपिटल गेन्स की बात करते हैं सिक्योरिटीज को बेचने पे, तो दो तरह के कैपिटल गेन्स लगते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है 1 साल से ज्यादा रख के बेची है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। कम रख के बेची है तो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, आपका उसका टाइम पीरियड 2 साल का है। अगर आपने 2 साल से ज्यादा रख के बेची है तो लॉन्ग टर्म है, 2 साल से कम रख के बेची है तो शॉर्ट टर्म है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में टैक्स का भी फर्क है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें माफ है और उसके ऊपर टैक्स जो है वो 10% का लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में फ्लैट 15% टैक्स है, कुछ एग्जेम्पशन नहीं है। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो और चीजें ध्यान रखने के लिए हैं वो ये है, अगर आपका शॉर्ट टर्म में लॉस होता है तो वो लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में लॉस होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ कराएंगे। और एक दूसरी चीज, हम हमेशा जब शेयर्स बेचते हैं तो फीफो मेथड अडॉप्ट करते हैं शेयर्स बेचने पे। माने जो आपने पहले खरीदा था, हम मानेंगे वही लॉट पहले बिका आपका। तो इन सब चीजों को जब हम ध्यान में रख लेते हैं, तो अब मैं आपको टैक्स हार्वेस्टिंग की बात बताती हूँ। टैक्स हार्वेस्टिंग 2 तरीके का होता है। एक हमारा है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, एक है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सबसे पहले हम टैक्स गेन हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं और आपको लगता है कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक कमा लिया है, तो हम उसको और नहीं बेचेंगे अब। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, जिसके ऊपर हमने टैक्स भी नहीं पे किया। साइमल्टेनियसली इस पैसे को हम फर्दर दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारा पोर्टफोलियो जो है वो और डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये हमारा टैक्स गेन हार्वेस्टिंग है, जिसके अंदर आपने प्रॉफिट कमाया मगर टैक्स पे नहीं किया क्योंकि 1 लाख का कैपिटल गेन हमें माफ था। दूसरी हम बात करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो आप लॉन्ग टर्म से और शॉर्ट टर्म से दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा। तो हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर असेस करते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने कैपिटल गेन्स कमाए। जब हम देखते हैं कि हमारे कैपिटल गेन्स बहुत सारे हैं, तो हम और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं जिसके अंदर हमें लॉस हो रहा है या जिसके अंदर हमें प्रॉफिट नहीं है। हम उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट कर देते हैं। अब जो वहां पे हमने लॉस कमाया इन्वेस्टमेंट्स बेचने पे, उसको हम सेट ऑफ करते हैं अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो हमने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से कमाया था। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा टैक्स
कम पड़ा। इसको मैं अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको समझाना चाहूँ तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था 3 लाख रुपए का था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का था। 3 लाख के ऊपर 1 लाख आपका एग्जेम्प्ट है, तो आपको 2 लाख के ऊपर 10% दैट इज 20,000 रुपया टैक्स पे करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 2 लाख का 15% दैट इज 30,000 आपको टैक्स पे करना है। तो इन टोटल हमारा टैक्स हो गया 50,000 रुपए का। अब मेरे पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स थी जो लॉसेस में थी, मैंने उनको बेच दिया। मान लीजिए उसका लॉस आया 50,000 रुपए का, मैं उस 50,000 रुपए को सेट ऑफ कर दूंगी अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट। अब मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रह गया सिर्फ 1.5 लाख का, तो 50,000 के ऊपर 15% दैट इज 7500 रुपए का मुझे फायदा हो गया। साइमल्टेनियसली मैंने क्या किया, मैंने इस पैसे को फिर दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट से अपना पोर्टफोलियो और ब्रॉड कर दिया। जब हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसके अंदर कुछ चीजें और हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, टैक्स हार्वेस्टिंग जो है वो 1 साल का इशू नहीं है, सिर्फ 1 साल करें दूसरे साल नहीं करें तो ऐसा नहीं है। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग हर साल इसको चाहते हैं करना तो आप साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी चीज, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियोज को बहुत ध्यान से चुनिए, आप कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करूंगी, जब भी आप बेचते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को तो हमेशा फीफो मेथड ही अडॉप्ट होता है। आप जो मर्जी समझे मगर गवर्नमेंट हमेशा फीफो मेथड अडॉप्ट करती है। जो सिक्योरिटीज आपने पहले खरीदी हैं वही पहले बिकेगी, इस चीज को ध्यान रखिए। तो एक जो टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम है ये बहुत अच्छा विकल्प है। आप टैक्स के दायरे में रह के ही अपना टैक्स जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज मोर ऑफ टैक्स प्लानिंग, दिस इज नॉट टैक्स इवेजन। तो काफी लोग साल के आखिर में, बिल्कुल सही बोला आपने रुचिका, आपने टैक्स हार्वेस्टिंग की बारीकियों के बारे में आपने हमारे तमाम दर्शकों को समझाया और बताया इसकी किस तरीके से ये काम करती है आपके लिए। कुछ दर्शकों से भी बात कर लेते हैं रुचिका। हमारे साथ पहले दर्शक पुणे से फोन लाइन पर मौजूद हैं, चंद्रकांत लोहार जी हैं। चंद्रकांत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में आपका। आप फॉरेन से मिले पैसे या विदेश से मिले पैसों पर टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है उसके बारे में हमसे कुछ सवाल जानना चाह रहे थे। रुचिका भगत है हमारे साथ आज, टैक्स एक्सपर्ट, उनसे पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ पुणे से। मेरी लड़की जो है वो पेरेंट्स को या माँ के नाम पे कुछ पैसा भेजे तो वो टैक्सेबल है क्या, और वो इनकम टैक्स या गिफ्ट टैक्स ऐसा कुछ बैठता है क्या उसके ऊपर, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, आपकी बेटी अगर आपको बाहर से पैसा भेज रही है तो यह गिफ्ट हो गया। इसको हम इस तरह से समझते हैं, सेक्शन वाइज अगर हम जाएंगे तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है अपने किसी रिलेटिव से तो वह गिफ्ट जो है वो आपको एग्जेम्प्ट है, वह गिफ्ट आपको टैक्सेबल नहीं है, वो आपकी इनकम नहीं है। जब मैं बात करती हूँ रिलेटिव की, तो रिलेटिव की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर आती है। माने उसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, आपके लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट माने आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं वो लोग, या फिर आपके बच्चे, उनके पोता पोती वो लोग। यहाँ पे मदर और बेटी का रिलेशन है। अगर आप देखेंगे तो बेटी जो भी भेज रही है अपनी मदर को वो एक गिफ्ट है, वो इनकम नहीं है मदर की। बट आप सेफर साइड पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बाहर से गिफ्ट मिल रहा है, इसमें फेमा के प्रोविजंस भी होते हैं, तो आप मदर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं और एक गिफ्ट डीड साइन करवा सकते हैं अपनी बेटी से मदर के नाम पे। तो मदर की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो ये गिफ्ट ही दिखाया जाएगा, ये इनकम नहीं मानी जाएगी आपकी। ओके, तो गिफ्ट माना जाएगा, इनकम नहीं मानी जाएगी। चंद्रकांत जी, आपकी बेटी आप पैसे अगर भेजती है माँ के लिए खास तौर पर, और दूसरी बात यह है जैसा रुचिका ने बताया, रिटर्न में अगर आप इसका ब्यौरा देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आगे अगर कोई भी लिटिगेशन होती है, कोई पूछताछ होती है आपसे, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि हाँ आपने रिटर्न में दिया हुआ है और ये आपके वाइफ के लिए या आपकी बेटी की माँ के लिए जिस तौर पर उन्होंने भेजा है वो गिफ्ट माना जाएगा और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से संतोष कुमार गर्ग हमारे साथ है, एक और कॉलर, उनसे करते हैं बात। संतोष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। टीसीएस के बायबैक पर एक सवाल है और उस पर आप कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन हमारे टैक्स एक्सपर्ट से समझना चाहते हैं। पूरा सवाल अच्छे से बताएंगे?
क्या 4 शेयर 30 शेयर से बाईबैक ऑफर में बेचे हैं, तो उस पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्या वो टैक्सेबल है, क्या वो फ्री है, वो क्यों एक धारा के अंदर? संतोष जी, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आई। हाँ, मुझे जितना समझ आया उसके हिसाब से मुझे ये समझ आया। आपके पास इनका सवाल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, संतोष जी का सवाल आपके पास लिखित में भी होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैपिटल गेन या जो इन्हें हुआ है टीसीएस शेयर के सेल से, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा इन्हें, जो इनको कैपिटल गेन हुआ है उस पर ये टैक्स इम्प्लीकेशन जानना चाहते हैं अंडर सेक्शन 115A ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ओके संतोष जी, पहले तो ये 115A में नहीं आएगा। 115A में फॉरेन कंपनीज आती है जिनकी रॉयल्टी इनकम वगैरह होती है, वो आपके केस में नहीं है, आप इंडिविजुअल है। आपका केस जो है वो 115QA के अंदर है, उसके अंदर बायबैक के प्रोविजंस हैं। तो बायबैक के प्रोविजंस इनकम टैक्स क्या कहता है उसके बारे में, कि अगर आपके पास लिस्टेड शेयर्स का बायबैक हुआ है या फिर अनलिस्टेड शेयर्स का बायबैक हुआ है, तो इसके अंदर कंपनी खुद टैक्स पे करती है। माने कंपनी का जो टैक्स रेट है 23.269% है, सॉरी, जो कंपनी खुद टैक्स पे करती है इसके ऊपर। और क्योंकि इसके ऊपर कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है, तो ये जो बायबैक का पैसा आपको मिल रहा है, दिस इज टोटली एग्जेम्प्ट। आपको इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स एक इनकम पे लगता है, 2 बार इनकम पे टैक्स। जी बिल्कुल। तो टीसीएस बायबैक शेयर पर जो टैक्स का आपका सवाल था बेसिकली संतोष जी, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसा बता रही हैं रुचिका। इस पर कंपनी को टैक्स लगेगा, आपको एज अ शेयर होल्डर इसमें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, एक कंफ्यूजन और ये आपको इसके अंदर, कि आप अगर ये सोच रहे हो कि सेक्शन 56 में इसको टैक्सेबल होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, तो एक और अच्छी बात ये है कि शेयर्स जो है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आते, तो आप अदर सोर्सेज में भी कवर नहीं होंगे और कैपिटल गेन्स में भी कवर नहीं होंगे इस केस में। तो ये वाली इनकम आपके हाथ में टोटली एग्जेम्प्ट है, क्योंकि कंपनी टैक्स पे करेगी इसके ऊपर। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं। हमारे पास ईमेल के जरिए सवाल आया है और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये दर्शक हमसे अपने सवाल में क्या जानना चाह रहे हैं। हमारे पास जेपी औती जी का सवाल है। इनका सवाल रुचिका ये है कि इनके बेटे एनआरआई हैं, 2000 अगस्त से ये बाहर ही रहते हैं, यूएस में रहते हैं, और उन्होंने भारत में या भारतीय करेंसी में कभी कोई इनकम अर्न नहीं की है, और यूएस में अपना जो वो फेडरल टैक्स है वो फाइल करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने मार्च 2015 में एक फ्लैट भारत में खरीदा, 4.5 लाख रुपए तो उन्होंने रकम एक मुश्त दे दी, लेकिन 75 लाख का लोन इन्होंने बैंक से लिया। अब हुआ ये है कि आईटीआर में, क्योंकि अब रिटर्न तो ये यूएस में भरते हैं, भारत में इन्होंने रिटर्न भरा नहीं, और रिटर्न जब दाखिल नहीं किया, जाहिर तौर पर इस ट्रांजैक्शन का कोई जिक्र ही नहीं है वहां पर। अब इनके लिए मुसीबत ये हो गई कि इतने सालों के बाद, लगभग 7 साल के बाद, मार्च 2022 में आईटी डिपार्टमेंट ने इन्हें सेक्शन 148A के तहत एक नोटिस जारी कर दिया है। अब इन्होंने ई कंप्लायंस के जरिए तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाए कि जो इनका बेटा है वो दरअसल बाहर ही काम करता है, एनआरआई है, उनकी कोई यहाँ भारत से कोई आय नहीं है, वो टैक्स भी बाहर भरते हैं, तो वो यहाँ पर आईटी रिटर्न में ये क्यों शो करे। अब इन्होंने ई कंप्लायंस में भर तो दिया, लेकिन शायद आईटी डिपार्टमेंट इससे संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने इनको नोटिस भेज दिया अंडर सेक्शन 148 के तहत। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास सारे रेलेवेंट प्रूफ है कि जो इनका बेटा है यूएस डॉलर्स में अर्न करता है और साथ ही टैक्स भी भरता है वहां पर। अब इन्हें करना क्या है? अब जब ये इनके पास नोटिस आ गया है तो इसका जवाब कैसे दें? और बेसिकली सेक्शन 148 के तहत जब नोटिस आता है या 148A के तहत अगर किसी के पास नोटिस है, तो इसमें डिफरेंस क्या है और इन्हें करना क्या है? बिल्कुल स्वाति, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि 148A है क्या। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर मैं आपको बैक में लेके चलूं, तो पहले क्या होता था, सीधा आपको सेक्शन 148 का नोटिस आ जाता था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का। असेसिंग ऑफिसर आपको बताता ही नहीं था कि वो नोटिस आपको क्यों आया और कौन सी इनकम के अगेंस्ट आया। जब असेसी रिटर्न फाइल करने के लिए जाता था, तब वह पूछता था कि मुझे ये नोटिस क्यों आया, और असेसिंग ऑफिसर फिर बताता था कि आपने ये इनकम एस्केप की, इसके लिए आपको नोटिस आया।
तो ईज आउट करने के लिए या हार्डशिप एसएससी के लिए सरकार जो है 148A लेके आई है, उसका प्रोविजन जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है। तो इसके अंदर 148A के अंदर अगर आपको नोटिस आता है तो नोटिस ये बताता है कि आपकी ये स्पेशल ट्रांजैक्शन हुई है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, या फिर आपकी ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, इनकम एस्केपिंग है। अब आप बताइए कि ये क्यों नहीं है, आप रीजन दीजिए। तो मे बी सेम नोटिस इनको आया कि हमें लगता है कि ऐसे ये स्पेशल ट्रांजैक्शन आपकी हुई है और हमें लगता है कि ये इनकम है आपकी, तो आप बताइए वो इनकम आपकी क्यों नहीं है। दैट इज आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप अपने आप को प्रूव करें। तो हम उसका 30 दिन के अंदर जवाब देते हैं कि ये इस रीजन से मेरी इनकम नहीं है। तो सेम इन्होंने यही किया होगा कि 148A का नोटिस दिया, मगर किसी कारणवश असेसिंग ऑफिसर जो है वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसने 148 का अल्टीमेटली इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का इनको नोटिस दे दिया। अब 148 के नोटिस आने के बाद सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, आपको उस साल के, जिस साल का आपको ये नोटिस आया है, आपको उस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। हालांकि मुझे जहां तक समझ आता है उस साल आपका बेटा नॉन रेजिडेंट था, उसकी इनकम इंडिया में नहीं थी, आप निल की रिटर्न फाइल करेंगे, मगर उस साल की रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। जब आप एक बार ये रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको सेक्शन 143(2) और 142(1) के अंदर और नोटिस आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे कहूंगी, असेसिंग ऑफिसर हैज सम पावर्स बट यू ऑल्सो हैव सम राइट्स। इसको हम इस तरह से कहेंगे लेमैन लैंग्वेज में। आपको उन सारे जवाबों का सबमिशन देना है, राउंड ऑफ अपील्स तैयार करनी है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तैयार करना है और उनके सबमिशंस देने हैं। आप जब इसके सबमिशंस देंगे, अल्टीमेटली जब वहां पे असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है आपकी सबमिशन से कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली आपके फेवर में जजमेंट कर देता है। 1% अगर आपको लगता है कि आपके फेवर में जजमेंट नहीं हुई है, वो इन फेवर ऑफ रेवेन्यू गया है, इन फेवर ऑफ एसएससी नहीं गया है, तो फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी अपील करने का ऑप्शन है। आप फर्दर फेसलेस अपील कर सकते हैं इसके अंदर। एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अननेसेसरी हार्डशिप है, आप इतनी सारा ये सब हार्डशिप नहीं सह सकते हैं, बेटा आपका बाहर है, आप अकेले हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी डाल सकते हैं इस नोटिस के अगेंस्ट कि ये एक हार्डशिप है जो हमारे लिए, हमारी इनकम नहीं थी मगर फिर भी हमारी इनकम बनाई जा रही है। तो दोनों केसेस कर सकते हैं। बट मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप जो मर्जी विकल्प चुनिए इनमें से, मगर आप एक प्रोफेशनल एडवाइस के अंदर जाइए, एक किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए, उनसे ये अपील तैयार कराइए, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं, किस तरीके से प्रोसीड करना है, एक प्रोफेशनल आपको बहुत अच्छे से तरीके से बता पाएगा। रुचिका, अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। ईमेल पर हमारे पास आया है सूरत गुजरात से वीरेंद्र गुप्ता जी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये एक सरकारी कर्मचारी हैं और इनका मंथली जो टीडीएस है वो इनके सैलरी से डिडक्ट होता है। अब हुआ ये है कि असेसमेंट ईयर 2009, 2010 और 2011, 2012 माफ कीजिए, इसका जो टीडीएस है वो आईटी डिपार्टमेंट को, जो डीडीओ है, जो ऑफिसर है, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, सबमिट ही नहीं किया, या ये कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है इनके 26 AS में। अब 26 AS में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब इन्हें फॉर्म 16 मिला, फिजिकल फॉर्म मिला, तो वहां पर तो तमाम डिडक्शन जो सैलरी से हुई है वो मेंशन्ड है। अब ये मामला हो गया मिसमैच का। बेसिकली जो 26 AS फॉर्म है और जो फॉर्म 16 है, उन दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही है। अब इनको हो रही है परेशानी, क्योंकि इनका अब एक जो डिमांड नोटिस है वो भी रेज हो गया है। अब ये समझना चाहते हैं कि अब इन्हें करना है तो करना क्या है, कैसे इस मिसमैच को दूर किया जा सकता है। स्वाति, पहले तो हम ये समझेंगे कि ये मिसमैच होता क्यों है। तो उसके लिए समझिए जरा कि ऐसा है, अगर आपके डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट किया और पे नहीं किया, तो आपका 26 AS और फॉर्म 16 दोनों में अलग अलग टीडीएस आएगा, क्योंकि आपके फॉर्म 16 में तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा टीडीएस कट है, मगर 26 AS में नहीं आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है डिडक्टर ने डिडक्ट किया मगर टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टीडीएस डिडक्टर ने डिडक्ट किया मगर जब वो रिटर्न फाइल करने के लिए गया या सबमिशन करने के लिए गया तो उसने अपना टैन नंबर और पैन नंबर कुछ भी गलत दे दिया, या फिर
उसने टीडीएस जब जमा करा तो आपका पैन नंबर, दैट इज जो डिडक्टी का पैन नंबर था, वो उसने गलत मेंशन कर दिया। तो इनमें से अगर कुछ भी एक हुआ तो आपका मिसमैच करेगा 26 एएस में भी और फॉर्म 16 के अंदर भी। ये बेसिक रीजंस हैं मिसमैच के। अब क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हुआ है, बट आप घबराइए नहीं, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉइज के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स में। सबसे पहले जब मैं डिस्कस करती हूँ इसको, तो आप इसको इस तरह से समझिए, सेक्शन 205 है हमारा। सेक्शन 205 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है आपका और उसने जमा नहीं कराया है, तो कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम से वो टीडीएस की रिकवरी नहीं कर सकता है। एक चीज, इसी के साथ साथ अगर हम सेक्शन 191 भी पढ़ते हैं तो 191 कहता है अगर आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया आपका, तो एम्प्लॉय सीधा लायबल है टैक्स पे करने के। असेसिंग ऑफिसर उसकी सैलरी से डिडक्ट नहीं करेगा। इसी के साथ साथ सीबीडीटी जो है वो टाइम बाय टाइम निकालता रहता है नोटिफिकेशंस, जो बड़ा क्लियर कट कहती हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है, जमा नहीं कराया है, या किसी भी वजह से कोई भी मिसमैच है, तो वो असेसी की सैलरी से टीडीएस रिकवर नहीं होगा। आपके केस में अगर उन्होंने इनकम आपकी कम कर दिया या आपके जो रिफंड था उससे टीडीएस काट लिया है, तो इस केस के अंदर आप दो काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाइए, उनको ये बताइए कि इस तरह से हमारा ये हो रखा है, टीडीएस जो है डिडक्ट हुआ है मगर जमा नहीं हुआ, या व्हाटसोएवर रीजन, मेरा जो 26 एएस है और 16 जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है टीडीएस का, ताकि वो फिर दोबारा टीडीएस की रिटर्न जो है रिवाइज करेंगे। अब नए 26 एएस के अंदर आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट करेगा और आप फिर दोबारा अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं उसके अंदर। एक चीज, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उस केस के अंदर आप अपने इनकम टैक्स वार्ड में जहां रिटर्न फाइल होती है आप वहां जाइए, आप अपनी पेन स्लिप दिखाइए, वहां पे आप बैंक स्टेटमेंट दिखाइए जहां पे आपकी सैलरी जो है वो आपकी क्रेडिट हो रही है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। आप अपना फॉर्म 16 दिखाइए वहां पर और उनको बोलिए कि इस तरह से मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है मगर वो जमा नहीं हुआ या किसी कारणवश वो 26 एएस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर अपने आप आपको सपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर जो इनकम टैक्स है वो बहुत ही हित में है, आपके एम्प्लॉइज के हित में। अगर कहीं पे भी ऐसा मिसमैच है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा ही इनकम टैक्स के वार्ड में जा सकते हैं, जहां पे आप रिटर्न फाइल करते हैं आपकी वहीं पे सुनवाई हो जाएगी। ओके, तो चलिए वीरेंद्र गुप्ता जी, होपफुली आपने सुना रुचिका ने जो जवाब दिया, आप किन रास्तों के तहत अपने इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगला सवाल नई दिल्ली से भारत भूषण जी हमें पूछ रहे हैं, इनका जीएसटी रिफंड पे सवाल है रुचिका। अब ये कह रहे हैं कि कुछ इनसे मिस्टेक हुई, जो इनका आईजीएसटी है वो इन्होंने एक्सीडेंटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया आईजीएसटी कॉलम में नेट बैंकिंग के थ्रू। अब ये कोशिश करें कि जो एक्सेस पेमेंट इनका आईजीएसटी में हो गया अब वो किसी ना किसी तरीके से इन्हें वापस मिल जाए, उसका रिवर्सल हो जाए, उसका रिफंड हो जाए। अब उसके लिए वो जीएसटी ऑफिस भी गए, वहां पर उन्होंने कहा कि आप पहले जो क्लेम किया था उसको विड्रॉ कीजिए, फिर नया रिफंड रिक्वेस्ट भेजिए। अब उससे कन्विंस नहीं है, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये जो इनका थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट है लगभग 28,530 रुपए का जो उन्होंने गलत कॉलम में भर दिया वो इन्हें वापस कैसे मिलेगा। देखिए, इस केस के अंदर आपके पास 2-3 विकल्प हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये जो ज्यादा टैक्स पे कर दिया है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने सीजीएसटी के अगेंस्ट या फिर अपने एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट। सबसे पहले तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म PMT 09 फाइल करना है जीएसटी पोर्टल पे। तो आपकी ये जो लायबिलिटी है ये एक्सेस टैक्स पेड से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सीजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है या एसजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे रिफंड मिल जाए तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्म होता है, RFD फॉर्म 01 होता है जीएसटी पोर्टल पे। आप वहां पे फिल कर दीजिए उस फॉर्म को और आपका जो इसमें क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि आप वहां पे गए थे और ऑफिसर ने कहा कि आप अपनी पहले वाली जो भी आपने फाइल किया इसके अगेंस्ट उनके वहां पे
वो वापस ले लीजिए और फिर दोबारा नया फाइल कीजिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि जीएसटी ऑफिसर के पास पावर होती है, आप जो भी क्वेरी रेज करते हैं उसको 30 दिन के अंदर वो रिजॉल्व करते हैं। जैसे आपने रिफंड की क्वेरी रेज की कि मुझे रिफंड मिलना चाहिए था, तो उनको 30 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना होता है। शायद वो 30 दिन निकल चुके हैं और वो क्वेरी उन्होंने रिजॉल्व नहीं की है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप फिर दोबारा इसको क्वेरी डाल दीजिए, ताकि उससे क्या होगा, उनके पास एक और 30 दिन मिल जाएंगे और वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपको ये रिफंड आराम से मिल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर इनके भी सवाल का जवाब मिल गया भारत भूषण जी के कि जीएसटी रिफंड पर अब उन्हें क्या एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका रुचिका, आप हमारे साथ आज इस टैक्स स्पेशल एपिसोड में शामिल हुई। आपका भी कोई सवाल है अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, हमें जरूर भेजें अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ। ईमेल हमें कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर फेसबुक पेज पर भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। तो मनी गुरु में आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए।